हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमने यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट की हुई है। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो कहते हैं जो रिटेल सप्लाई चेन है उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, रिटेल सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स एंड होलसेलर। अगर हम बात करें, जो रेगुलेटर्स होते हैं वो रिटेल सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं होते। सो उन्होंने आपको बेसिकली चार ऑप्शन दी थी। देखो, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और होलसेलर ये तो आपकी जो रिटेल सप्लाई चेन है उसका हिस्सा है, बट रेगुलेटर्स इसका हिस्सा नहीं है। देखो, जो रेगुलेटर्स होते हैं ना, ये वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है जो जिनकी जिम्मेवारी ये बनती है कि उन्हें रेगुलेशंस और पॉलिसीज ट्रेड के रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स जो सेट करने हैं, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, और इसके अलावा जितने भी कॉमर्स के एस्पेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने रेगुलेशंस बनानी है, उनको इंप्लीमेंट करना है, उनको इन्फोर्स करना है। ये रेगुलेटर्स का काम है। उनका काम चीज़ें बेचना नहीं है, उनका काम है मैनेजमेंट करनी, यानी पॉलिसीज बनाना, रेगुलेशंस बनाना, ताकि हर चीज़ फेयर तरीके से काम करती रहे। आगे क्वेश्चन आया था कॉर्पोरेट वीएमएस का। देखो, वर्टिकल वीएमएस की फुल फॉर्म है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब जब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कंबाइनिंग सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सिंगल ओनरशिप इज नोन एज कॉर्पोरेट वीएमएस। देखो, कॉर्पोरेट वीएमएस वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें आपकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक छत के एक ओनरशिप के अंदर होते हैं। उसे हम कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। देखो, इस टाइप का जो वीएमएस है ना, इसमें एक सिंगल एंटिटी वो ही मालिक है, वो ही कंट्रोल करती है जितनी भी उसकी मल्टीपल स्टेजेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आने वाली है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, होलसेलिंग होगी, रिटेलिंग, ये सारा कुछ वो मालिक, ओनर ही कंट्रोल करता है कॉर्पोरेट वीएमएस के अंदर। यानी इसमें इंटीग्रेशन की जाती है अलग अलग स्टेजेस की, जो इससे एक तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको कंट्रोल बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही आपके हाथ में के अंदर है। आप दोनों को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है बड़ा एफिशिएंट हो जाएगा, जिसमें आपको रिजल्ट ओरिएंटेड निकलेगा, आपको प्रॉफिट्स आप अच्छे से अर्न कर पाओगे। ठीक है, अब आगे आता है बीसीजी मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। देखो, बीसीजी मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, याद रखो। सबसे पहले इसमें आती है कैश काउस। ये एक कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेंट है बीसीजी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स मतलब 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, उसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेंट है वो है कैश काउ। कैश काउ रिप्रेजेंट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को या बिजनेस यूनिट्स को जिनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, हाई है। अब जो ये हाई मार्केट शेयर है ये स्लो ग्रोइंग मार्केट में है। मार्केट बड़ी स्लोली ग्रो कर रही है, बट इसमें जो आपका मार्केट शेयर है वो बड़ा हाई है। सो आपको सब्सटेंशियल कैश फ्लोस होंगे, प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। सो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम करनी पड़ेगी मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए। फिर सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेंट आता है वो आता है बीसीजी मैट्रिक्स का क्वेश्चन मार्क्स, जिसे आप प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स के नाम से भी जानते हो। अब ये वो प्रोडक्ट्स को और बिजनेस यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है जिनका मार्केट शेयर तो बड़ा कम है। अब ये मार्केट शेयर हाई ग्रोथ मार्केट में कम है, यानी जिस मार्केट की ग्रोथ है वो बड़ी हाई है, बट उसमें जो आपका शेयर है वो बहुत कम है। दैट स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें आपको सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आपने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, और आपको पोटेंशियल होना चाहिए आपके पास कि आप स्टार बन सको, या आप अल्टीमेटली टर्न इनटू डॉग्स, जो कि हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेंट है। तीसरे पे चलते हैं डॉग्स। अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेंट है बीसीजी मैट्रिक्स का। डॉग्स रिप्रेजेंट करता है उन प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट्स को जिनका मार्केट शेयर तो बड़ा कम है। अब ये कम मार्केट शेयर स्लो ग्रोइंग मार्केट में ही है, यानी मार्केट भी बड़े धीरे धीरे चल रही है और उसमें शेयर भी आपका बहुत कम है, तो आप डॉग को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसमें आपको लो प्रॉफिट्स होंगे, कैश फ्लो आपका बहुत कम होगा, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम करनी पड़ेगी, यानी इसमें तो डाइवेस्टमेंट का भी चक्कर आ जाता है। यानी आप कई बार सोचते हो कि इतनी स्लो ग्रोथ में हम अपना जो पैसा लगाया हम उसको भी वापस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये थी आपकी मेन चीजें। अगर मैं आपको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स की बात करूं, यानी जो आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स है जिसे डेवलप किया गया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो बीसीजी के नाम से जाना चाहता है, तो जो इसमें डॉग्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बिजनेस यूनिट्स या प्रोडक्ट जिनका मार्केट शेयर बड़ा कम है, और जो
अब ये वो मार्केट में जिसकी अपनी ग्रोथ भी बहुत कम है। सो डॉग्स टिपिकली कम प्रॉफिट जनरेट करते हैं और बहुत कम पोटेंशियल है कि आप इस मार्केट इस तरीके से एक क्वाड्रेंट में ग्रो कर पाओगे। सो जो ये प्रोडक्ट्स और स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं, इनको अपनी कुछ पोजीशन लीडरशिप की खोनी पड़ती है, इनको चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं अगर इन्होंने सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर को कैप्चर करना है और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है। इवन ना ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट भी पूछे जाते हैं, सो आपको इसको अच्छे से करना होगा, ठीक है। आगे आती है निच कह लो या निक मार्केटिंग। देखो इसका मतलब ये क्या, इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन स्मॉल बट स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को डाइवर्स करने के बजाय, अलग अलग जगह पर लगाने के बजाय एक छोटी सेगमेंट में पूरे मार्केटिंग एफर्ट्स उसको ही आगे बढ़ाने में लगाते हो, ठीक है। इसे हम निच मार्केट कहते हैं। यानी इसमें आप पहले तो आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी स्पेशलाइज्ड टारगेट मार्केट है कौन सी, उसमें क्या यूनिक नीड्स हैं, क्या कस्टमर की प्रेफरेंसेस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और जो भी आपने मैसेजेस कन्वे करने हैं उस सेगमेंट को उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। यानी निच मार्केटिंग रिकॉग्नाइज करती है कि देखो हर एक कस्टमर की प्रेफरेंसेस सेम नहीं होती, उनकी नीड्स, उनकी वांट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम नहीं होती। सो वो फोकस करते हैं एक स्पेसिफिक निच पे। यानी कंपनीज जो अच्छे से अपने नीड्स अपने पर्टिकुलर ग्रुप की पूरी कर पाएंगे, अपने कस्टमर की उम्मीदें पूरी कर पाएंगे, उन पर खरी उतर पाएंगे, वही कंपनी सक्सेस कर पाएंगी, वही बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। सो जो ये अप्रोच है ये अलाउ करती है बिजनेसेस को कि वो अपने आप को दूसरों से अलग दिखा सके और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सके। अब ये तभी पॉसिबल है जब वो बहुत अच्छे स्पेशलाइज्ड गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर करें, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो और उनके जो कस्टमर के साथ उनका एक्सपीरियंस रहा वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आगे आती है एम्बुश मार्केटिंग। देखो ये वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जहां पे कंपनी कैपिटलाइज करती है अपनी पॉपुलैरिटी पे, अपनी विजिबिलिटी पे ऑफ एन इवेंट और अनदर कंपनीज ब्रांड विदाउट हैविंग एन ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप और एफिलिएशन। एम्बुश मार्केटिंग का क्या कहना है, देखो कई कंपनीज के पास तो कई चीज़ों की स्पॉन्सरशिप होती है, उन्होंने अपने खास तौर पे अपने ब्रांड्स को स्पॉन्सर करवाया होता है, उनके इवेंट्स कैरी आउट किए जाते हैं। अब दूसरी कंपनी के इवेंट्स पे या स्पॉन्सरशिप से बिना जब कोई कंपनी अपनी पॉपुलैरिटी दिखाती है, दैट इज कॉल्ड एम्बुश मार्केटिंग। यानी मान के चलो अगर आपकी कंपनी ए कंपनी ने अपना एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की हुई है, उनका अपना कोई इवेंट है, बट उस इवेंट में बी कंपनी के प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी की बात हो, दैट इज कॉल्ड एम्बुश मार्केटिंग। आगे आती है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग वो मार्केटिंग टेक्निक है जिसका एम सिंपल, बहुत सिंपल एम है, मैसेजेस को स्प्रेड करना, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब ये करोगे किसके थ्रू, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू। आप सोशल मीडिया का यूज करोगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करोगे जल्दी से जल्दी चीजों को वायरल करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनो, फॉलोइंग इनपुट्स आर कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग। देखो अब जब आप प्राइसिंग को डिसाइड ऑन कर रहे हो, जो आपको कस्टमर की इकोनॉमिक वैल्यू को टैप ऑन करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है बायर्स इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। यानी जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी कस्टमर के दिमाग में क्या छवि है, क्या इमेज है। देखो जो बायर्स इमेज है आपके प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग करनी है। यानी ये चीज़ हमें ये बताती है क्या परसीव्ड बेनिफिट्स कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सोच रहा है अपने दिमाग में, क्या उसको लगता है कि भाई इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये अब वो वैल्यू है जो कस्टमर अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को असाइन कर रहा है, ठीक है, उसको वो परसीव कर रहा है। सेकेंड आती है वारंटी क्वालिटी। यानी जो क्वालिटी आप वारंटी की दे रहे हो, ठीक है, जो प्रोडक्ट और सर्विस आपको दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग में उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, इन्फ्लुएंस करता है। देखो जितनी स्ट्रॉन्ग वारंटी दोगे उतनी ही जो परसीव्ड वैल्यू आपके प्रोडक्ट की या कस्टमर का जो विश्वास है आपके प्रोडक्ट में वो बढ़ेगा, इससे आपके प्राइसिंग डिसीजंस इंपैक्ट होंगे ही होंगे। फिर आती है कस्टमर की सपोर्ट। प्रोडक्ट तो आपने बेच दिया, सर्विस आपने रेंडर कर दी, उसके बाद उसको आफ्टर सेल सर्विस या सपोर्ट किस तरीके से दे रही हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग को डिसाइड कर रहे हो, आपकी कस्टमर सपोर्ट कितने लेवल की है, कितनी क्वालिटी की है, कितनी ईजी है, ये सारी चीज़ें जो आपका ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस है उस पर इंपैक्ट डालती हैं। इन शॉर्ट ये आपके प्राइसिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है।
आगे आता है मार्केटिंग मिक्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जो मार्केटिंग मिक्स है बेसिकली ये वो सारे सेट ऑफ टूल्स और टैक्टिक्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अच्छे से प्रमोट करने के लिए, उनको एडवर्टाइज करने के लिए, ताकि उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी से सभी कस्टमर्स के पास पहुंच जाए। इसमें कुछ मेन एलिमेंट्स आते हैं, उनको हम 4Ps के नाम से जानते हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। प्रोडक्ट वो टेंजिबल या इंटेंजिबल ऑफरिंग है जो कंपनी दे रही है, यानी जो वो कंपनी जिसको बेचकर कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करेगी। इसमें सारे चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रोडक्ट का डिजाइन क्या रहने वाला है, फीचर्स, पैकेजिंग क्या रहने वाली, ब्रांडिंग, क्वालिटी, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है प्राइस। प्रोडक्ट आपने तैयार कर लिया, वो नो डाउट कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को पूरा भी कर देगा। क्या अमाउंट कस्टमर उसको पे करने के लिए रेडी है, दैट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है वो वेरी करेंगी, उसमें अलग अलग टाइप की आ जाती है, इनको हम डिटेल में भी करेंगे। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, क्या पॉलिसी आप फॉलो करोगे, ये अलग अलग फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख के डिसाइड ऑन करना पड़ेगा। फिर आती है प्रमोशन। देखो ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जो आप खुद अपने बिहाफ पे करोगे ताकि जो कम्युनिकेट कर पाओ और प्रमोट कर पाओ अपने प्रोडक्ट को, सर्विस में, अपनी टारगेट मार्केट में, ताकि उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट हो सके। इसमें एडवर्टाइजिंग, सीएस प्रमोशन, टैक्टिक्स, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग सब कुछ इंक्लूसिव है। ये बहुत बेसिक चीजें ये आपको आती हैं। लास्ट आता है प्लेस, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी कहते हो। क्या चैनल्स रहने वाले हैं, क्या मेथड्स रहने वाले हैं, डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, कि आपके अब ये वो चैनल्स है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपने कस्टमर तक पहुंचाओगे। इसमें वो सारे फैसले आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के रिगार्डिंग, कितना आप वेयर हाउस में काम रखोगे, सामान रखोगे, इन्वेंट्री क्या होगी आपकी, क्या आपके लॉजिस्टिक्स रहने वाले हैं, किस तरीके से आप रिटेल में करोगे या होलसेल में करोगे, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने ना आपको ये चारों पॉइंट्स दे दिए थे, वो कहते थे इसको सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ फॉर मार्केट लॉजिस्टिक प्लानिंग के स्टेप्स। देखो सबसे पहले तो कंपनी डिसाइड ऑन करती है, सब यानी सिंपल पहले रीड करो, डिसाइड ऑन कंपनीज वैल्यू प्रोपोजिशन टू इस कस्टमर, यानी कंपनी की क्या वैल्यू रहने वाली है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के लिए। सबसे पहले तो उसको डिसाइड किया जाता है जब आप मार्केट लॉजिस्टिक प्लानिंग कर रहे हो। फिर आप बेस्ट चैनल का डिजाइन करोगे, नेटवर्क स्ट्रेटेजी चुनोगे जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स के पास पहुंचोगे। फिर ऑपरेशनल एक्सीलेंस सेल्स फोरकास्टिंग में की जाएगी, यानी आप सेल्स को अच्छे से फोरकास्ट करोगे, फ्यूचर में क्या सेल्स रहने वाले हैं, किन किन चैनल्स के थ्रू रहने वाली है, कैसे आप अपने वेयर हाउस को मैनेज करोगे, क्या आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज रहने वाली है, और एट द एंड जो आपका मटेरियल बचेगा आप उसको मैनेज किस तरीके से करोगे। लास्ट में आप सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करोगे, यानी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी जो आपके करेक्ट प्रेडिक्शंस करें, करेक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, इक्विपमेंट आपका सही काम करना चाहिए, पॉलिसीज और प्रोसीजर आपको टाइम पे फॉलो करने पड़ेंगे। आगे आती है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सो ध्यान से सुनी जाओ, समझो अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फिर एक रोड मैप बनाते हो कि ताकि आप वो जो ऑब्जेक्टिव्स आपने मार्केटिंग के सेट किया आप उनको टाइम पे अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाओ। यानी इसमें आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करोगे, आपके क्या टारगेट कस्टमर्स हैं जिनको आपने चीज़ें बेचनी हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को समझोगे, स्ट्रेटेजीज बनाओगे, और फिर आप अपनी कहीं ना कहीं अगर आपकी ये चीज़ें सक्सेसफुल रहती हैं तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर लोगे। देखो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में कुछ स्टेप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला तो आता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। अच्छे से डिफाइन करो अपने मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव, जो आपके ओवरऑल जो बिजनेस गोल है जिसके लिए आपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, जो आपका मिशन और विजन है उसके साथ अलाइन कर पाए। फिर आप थॉरोली मार्केट की एनालिसिस करो, जिसमें कस्टमर्स की नीड देखो, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कंपटीशन कितना है आपके प्रोडक्ट का, इसके अलावा जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं उनको स्टडी करो, सेगमेंटेशन करो, टारगेटिंग करो, पोजीशनिंग करो। देखो अपनी मार्केट को डिवाइड करो डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में, यानी आपकी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सेगमेंट है सबसे पहले उसको टारगेट करो, जिसमें आपको पूरा भरोसा कि भाई यहाँ पे हमारी सेल अच्छी होगी, उसको टैप ऑन करो। पोजीशन करो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इस तरीके से कि आपका प्रोडक्ट दूर से पता चल रहा है कि भाई ये आपका है, आपके कॉम्पिटिटर के साथ वो रिजेंबल नहीं करना चाहिए।
मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाओ, फॉर्मुलेट करो ताकि आप अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। इसमें प्रोडक्ट को डेवलप किस तरीके से करना, जो जो प्रोसेसेस प्रोसीजर रहने वाले हैं वो चीज़ का ध्यान रखो। प्राइसिंग क्या रहने वाली है आपकी, कौन सी पॉलिसी आप फॉलो करोगे, प्रमोशन किस प्रकार से करोगे और क्या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज रहने वाली है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और लास्ट में आता है इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। जितनी आपने स्ट्रेटेजीज बनाई है मार्केटिंग के रिलेटेड, चाहे वो किस भी टाइप के, उसको एग्जीक्यूट करो। परफॉर्मेंस देखो कि क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है। अगर आपको जरूरत लगता है तो उसमें एडजस्टमेंट्स करो ताकि आपको डिजायर्ड आउटकम्स मिल सके। अब यहाँ पे एक वर्ड का यूज हुआ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। इस तीनों में से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, इसको समझते हैं। देखो मार्केट सेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी मार्केट को खास करके हेट्रोजीनियस मार्केट को छोटे और होमोजीनियस सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये जो डिवीजन होती है ना, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में होते हैं। देखो मार्केट में तो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होंगे, अलग अलग कस्टमर, हर की अपनी नीड, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी वांट्स। सो आप उस हेट्रोजेनियस मार्केट को छोटे छोटे होमोजेनियस सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हो। यानी आप जो आपके डिवीजन के बेसिस हैं वो कई बार आपके डेमोग्राफिक्स होंगे, साइकोग्राफिक्स होंगे, आपका बिहेवियर होगा, इवन जियोग्राफिक लोकेशन भी हो सकती है। यानी ये आपकी मार्केट सेगमेंटेशन, जब आपने अपनी पूरी मार्केट के छोटे छोटे सेम हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जो टारगेटिंग है, इसमें आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट को चूज कर लेते हो। जो अब आपने जो मार्केट सेगमेंटेशन आपने की है ना, फिर उसमें से एक टारगेट मार्केट है उसको आपने चूज कर लेना और सारा का सारा आपका ध्यान फोकस उस पर ही लगाना है। यानी अब जब ये आप मार्केट चूज करोगे ना, ये वो होगी जो सबसे अट्रैक्टिव होगी और जो कंपैटिबल होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। पोजीशनिंग में आप क्या करते हो, आप एक इमेज और परसेप्शन क्रिएट करते हो अपने कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के द्वारा, जो इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स होगी। यानी जितनी पोजीशन आपकी मार्केट में स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है, जब आपने अपनी मार्केट को सेगमेंट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशंस वो अच्छे से समझ पाती है अपने कस्टमर को। देखो आप सारे कस्टमर्स को तो समझ नहीं पाओगे, अगर जो टुकड़ों में आप डिवाइड कर रहे हो उनको अच्छे से समझ पाओगे, फिर आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स अपने सेट करके अपनी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा कर पाओगे। टारगेटिंग आपको अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि अपने जितने भी, देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अब आप सभी तो यूज नहीं कर सकते, लिमिटेड रिसोर्सेज को बड़े तरीके से जो आपको बेनिफिशियल हो उस टारगेट मार्केट में आप लगा सकते हो। इससे आपकी जो मार्केट की इफेक्टिवनेस है बहुत अच्छी हो जाएगी। पोजीशनिंग आपको एक यूनिक और फेवरेबल परसेप्शन आपके प्रोडक्ट और ब्रांड की क्रिएट करने में हेल्प करती है, जिससे आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में मिल जाती है। सो इफेक्टिव जो मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट और पोजीशनिंग है, इससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं और कस्टमाइज्ड ऑफरिंग्स दे सकते हैं कस्टमर्स को, जो आपके स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनमें। इससे क्या होगा, एक तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और आपका कस्टमर बेस बड़ा लॉयल बन जाएगा और एट द एंड आपकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। आगे क्वेश्चन आया था वैलिड बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। देखो मार्केट सेगमेंटेशन से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इनका ध्यान से करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें से पेपर आता है। देखो जब आप अपनी मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, क्या आपके वैलिड बेसिस होने चाहिए। देखो सबसे पहले तो आप कस्टमर बेस सेगमेंटेशन कर सकते हो, यानी जो कस्टमर बेस सेगमेंटेशन है इसमें आप जो मार्केट को डिवाइड करते हो ना, वो करते हो डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे, साइकोग्राफिक वेरिएबल्स के बेसिस पे, और क्या आपके कस्टमर के बिहेवियर पैटर्न्स है, और इसके मतलब मान के चलो जितनी भी कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक है सभी को अच्छे से एनालाइज करके मार्केट की सेगमेंटेशन की जाती है। फिर आती है कंपटीशन रिलेटेड सेगमेंटेशन। देखो इसमें आप मार्केट को डिवाइड करते हो कि आपको कस्टमर्स किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसे वो आपके कॉम्पिटिटर्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो उनकी ऑफरिंग्स है उनको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। पहले आप कॉम्पिटिटर को एनालाइज करोगे, यानी आप ये देखोगे भाई अगर उसने वो प्रोडक्ट रिलीज किया तो उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला, इस बेसिस पे आप अपने मार्केट को सेगमेंट करोगे। यानी जो ये सेगमेंटेशन अप्रोच है इसमें आप कॉम्पिटिटर का पूरा दायरा देखते हो, उनके कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस देखते हो और जितने आपको पॉसिबल है अलग अलग रास्ते आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए निकालते हो। फिर आती है प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन। देखो प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन में मार्केट डिवाइड की जाती है प्रोडक्ट के रिलेटेड फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, यानी क्या आपका प्रोडक्ट किस लोग टाइप के लोग यूज कर रहे हैं, कौन क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या प्रोडक्ट के फीचर है। यानी ये अप्रोच में कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव लाया जाता है कि उनको प्रोडक्ट से क्या मिलने वाला है, फिर वो आप उस बेसिस पे अपनी मार्केट को सेगमेंट करते हो। अब एक आती है बिहेवियरल सेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर। हमने पहले जो कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन किया ना उसमें छोटा सा पॉइंट था बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसका उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया।
देखो अगर मैं आपको कुछ वेरिएबल्स बताऊं जो रेलेवेंट कंसीडर किए जाते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन में, ये ना उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा, उन्होंने 7-8 ऑप्शंस देती थी, वो कहते थे चूज करके बताओ इनमें से कौन से बिहेवियरल सेगमेंटेशन में वेरिएबल्स सही माने गए हैं। सबसे पहले आता है यूजर का स्टेटस। देखो यूजर का स्टेटस का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप विद प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि आपके कस्टमर के आपके प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे जब आप सेगमेंटेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड द यूजर स्टेटस। इसमें वो सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं जैसे नॉन यूजर्स, जिन्होंने पहले कभी यूज़ नहीं करते, जिन्होंने एक बार यूज़ किया हुआ है, जो रेगुलर यूजर्स हैं, या जिन्होंने पहले यूज़ करके उसको और अब शिफ्ट हो गए और कोई प्रोडक्ट में एक्स यूजर्स। सो जो यूज़र का स्टेटस है बहुत रेलेवेंट है अगर आपने बिहेवियरल सेगमेंटेशन करनी है। ये आपको हेल्प करता है आप अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाओ, यानी वो उसकी नेचर क्या है, यानी वो रेगुलर यूजर है सो आप उसको उस तरीके से अटेंड करो, वो एक्स है तो उसको आप दोबारा से अपने प्रोडक्ट पे लाओ। सो ये सारी उसकी आपकी जो प्रेफरेंसेस है यूसेज के पैटर्न्स पे आपको पता चल जाती हैं। फिर आती है ओकेजन। ओकेजन्स वो स्पेसिफिक इवेंट्स या सिचुएशंस है जो आपके कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आपको ओकेजन्स की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, आपको कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस समझनी पड़ेगी, क्या उसके परचेज हैं ये उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं जैसे बर्थडेज, हॉलीडेज और स्पेशल इवेंट्स पे आप कुछ अपनी बाइंग बिहेवियर्स को ट्रिगर कर सकते हो, या एक बर्थडेज पे ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करो जो एज अ रिटर्न गिफ्ट काम आते हैं। सो इससे बिहेवियर ट्रिगर हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो जाएगी। आगे आता है लॉयल्टी स्टेटस। लॉयल्टी स्टेटस का मतलब है लेवल ऑफ कमिटमेंट और अटैचमेंट अ कंज्यूमर हैज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट। कितना जुड़ा हुआ है, देखो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट के ब्रांड के साथ जुड़ा है वो कितना स्ट्रांग है, क्या उसकी कमिटमेंट है, वो होती है उसकी लॉयल्टी। देखो एक तो वो बंदे हैं जिसने चीज यूज की उसने साथ के साथ चेंज कर दी, बट एक वो बंदे हैं जो जितना मर्जी कंपटीशन हो जाए बट उसने आपकी ही चीज लेनी है, दैट इज लॉयल्टी। यानी जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन है आप उस जब आप करोगे तो आपको लॉयल्टी स्टेटस को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीज आपको हेल्प करेगी, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपने कंज्यूमर की सेगमेंट्स को लॉयल्टी लेवल के बेसिस पे डिवाइड कर पाओगे, समझ पाओगे। सो आप इससे अच्छी टारगेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। लॉयल कस्टमर्स को पकड़े रखो, लॉयल कस्टमर्स आपका बेस इंक्रीज करते रहेंगे, रिटेन करो लॉयल कस्टमर्स को, और जो आपके नॉन लॉयल कस्टमर्स हैं उनको भी ट्राई करो कि वो लॉयल्टी में आए, वो लॉयल कस्टमर बेस में तब्दील हो जाए। नेक्स्ट आता है सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट ऑन डेमोग्राफिक बेसिस। देखो जब आप अपनी कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंट करते हो डेमोग्राफिक बेसिस पे, यानी डिवाइड करते हो डेमोग्राफिक्स पे, इन दिस देयर इज लो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर एंड लो कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट। ध्यान रखो बहुत सिंपल पॉइंट है, उन्होंने ना आपको ना 4-5 सेगमेंटेशन दे दी थी, वो कहते थे चूज करके बताओ इनमें से कौन सी सेगमेंटेशन बेसिस पे जो कंज्यूमर का बिहेवियर है आप उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम कर सकते हो। यानी आप इस फैक्टर में जब जाओगे ना आपको कंज्यूमर का फ्यूचर नहीं पता चलेगा, और इवन इसकी जो मेजरमेंट है कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। सो जो डेमोग्राफिक बेसिस है उसमें ये दोनों चीजें वैलिड रहती हैं, ठीक है। आगे आती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। देखो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप अपने बायर्स को डिवाइड करते हो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के अकॉर्डिंग, वैल्यूज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी लाइफस्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। यानी जो ये बेसिस है ना इसमें जो बायर्स हैं वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की जाती है उनकी एज पर बिलो, जो मैं आपको अब करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल। देखो लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन में आप एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ओपिनियन और बिहेवियर जो इंडिविजुअल्स हैं उसको कंसीडर करते हो, उसको ध्यान में रखते हो। यानी आप अपने बायर्स को कैटेगराइज करते हो उनकी हॉबीज के अकॉर्डिंग, क्या उनका सोशल स्टेटस है, क्या उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी की लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा जितने भी उनका लाइफस्टाइल चॉइसेस जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। फिर आती है वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो सेगमेंटेशन होती है, इसमें आप बायर्स को डिवाइड करते हो उनकी बिलीव्स, क्या क्या वो चीज़ों को मानते हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या उनका एटीट्यूड है पॉजिटिव नेगेटिव, क्या उनकी वैल्यूज हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो। यानी जो अंडरलाइन प्रिंसिपल्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, वो यही है, आप इंडिविजुअल्स को गाइड करते हो उनकी डिसीजन मेकिंग में और उनकी प्रेफरेंसेस में, कि आपकी प्रेफरेंसेस उनकी आपके कंपनी की तरफ ही रहें। एक ना इसमें क्वेश्चन आया था उसको समझो, डाटा बेसिस असिस्ट इन मार्केट सेगमेंटेशन स्पेशली बिहेवियरल सेगमेंटेशन। देखो जो डाटा बेसिस ऑलरेडी है जिसमें कंज्यूमर के रिगार्डिंग काफ़ी डाटा पड़ा है वो हेल्प करते हैं खास तौर पे बिहेवियरल सेगमेंटेशन में।
फिर आती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डाटाबेस, यानी जो CRM डाटाबेसेस हैं वो एक एसेट बन चुके हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज में। यानी जितने भी आपकी जो रिलेशनशिप मार्केटिंग में जो रिलेशनशिप करते हो अपनी आपके कस्टमर के साथ है, जो आपने उनका डाटा कलेक्ट किया है, CRM का डाटाबेस है, वो एक एसेट है अगर आप बिहेवियरल सेगमेंटेशन करने जा रहे हो। ठीक है, सो ये तो दो मेन। अब ये जो मैंने दो आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, लाइफस्टाइल और वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, आगे बाकी एक आता है, अब नेक्स्ट आता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन का प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहले होती है नीड बेस्ड सेगमेंटेशन, यानी ये सबसे पहला स्टेप है जहां पे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नीड्स, प्रेफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक जो आपके कस्टमर्स के हैं। यानी जो आपके कस्टमर की ज़रूरत है, जो वो चीज़ चाहते हैं, उनके बेसिस पे आप सेगमेंटेशन करते हो। फिर आप करते हो सेगमेंट को आइडेंटिफाई, यानी इस चेक में ना जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं ओवरऑल मार्केट में जो आपने आइडेंटिफाई किया अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप उनको, अब ये जो बेसिस है डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर और ज्योग्राफिक होते हैं, ये सभी कोई भी बेसिस हो सकता है, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो भाई ये सेगमेंट हमारी बनी है इस बेसिस के कारण में। फिर आप देखते हो कि कौन सी सेगमेंट आपके लिए अट्रैक्टिव है, यानी एक बार अगर सेगमेंट्स आइडेंटिफाई होगी फिर आप देखोगे आपको कौन सी सेगमेंट फैक्टर दे सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। जैसे आप मार्केट का साइज सेगमेंट का देखोगे, ग्रोथ क्या हो सकती है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्या आपके ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं, कंपटीशन क्या है, कितनी आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे। फिर आप सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशनिंग करोगे, यानी जब आपने ये चीज़ जज कर ली कि भाई ये हर एक सेगमेंट में आपको इतना फायदा होगा, फिर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है हर सेगमेंट की उसको असेस करोगे। यानी अब जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी असेस करनी है वो एक बार सभी की करोगे, सभी की जब सेगमेंट्स के, यार अगर आपने 10 सेगमेंट्स बनाए सबकी अपने प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज कर ली, फिर उसमें से एक पकड़ोगे। यानी आप सारे फैक्टर जैसे आपका सेल्स पोटेंशियल क्या रहने वाला है, क्या आपको कीमत पड़ेगी अगर आपने इस सेगमेंट में टैप ऑन करना है, क्या आपकी पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब चीज़ों को जज करोगे। अब जो आपके एनालिसिस है उनके बेसिस पे जो सेगमेंट्स को आप प्रायोरिटाइज करोगे, जो आपको सबसे बेनिफिशियल लगे वो सबसे ऊपर आएंगे। फिर आप अपनी पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी हर एक सेगमेंट के लिए डिटरमाइन कर लोगे। लास्ट में किया जाता है सेगमेंट एसेट टेस्ट, यानी ये फाइनल स्टेप है जहां पे जो सेगमेंट्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि वो वायबल है, सस्टेनेबल है। यानी पहले तो आप वायबिलिटी चेक करोगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है, यानी अगर आपने एक बार उसमें चले गए, टैप ऑन कर लिया, वो कितना टाइम तक आपके लिए सस्टेनेबल है, इन सारी चीज़ों को जज किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। आप ये भी चीज़ देखोगे कि अगर आप इस सेगमेंट में जा रहे हो तो फ्यूचर में आपको अच्छी सफिशिएंट सेल्स होंगी, आप ओवर टाइम प्रॉफिट्स अर्न कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सो यहाँ पे हम करते हैं आज की क्लास को वाइंड अप।